देखो कहाँ तक पढ़ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ ये लिखा था ना कि log k और 1/t का रिलेशन। अभी रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वो नहीं निकाला था ना कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 हो, T2 पे K2 हो, तो उस पे क्या रिलेशन होगा ना, तो उसकी बात करते हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन वैसे कोऑर्डिनेट वाला एक ही कराया था क्या अभी? यस सर। चलो एक फिर एक छोटा सा सवाल करो, आसान से सवाल है। यस। ठीक है, ग्राफ बना दिया ln ऑफ k वर्सेस 1/t का ना, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ln ऑफ k वर्सेस 1/t, इस पॉइंट का नाम बोल दिया ये x पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम क्या बोल दिया y। कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एंड y, x और y के कोऑर्डिनेट बताने, एंड ऑल्सो कैलकुलेट टेम्परेचर एट पॉइंट x एंड y। x और y पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। कोऑर्डिनेट निकालना तो मैथ का सवाल है क्या? ठीक आ गया, टेम्परेचर कहाँ गया फॉर्मूले में? इतनी देर का सवाल था क्या? एक बात तो, पॉइंट एक्स पे 1/t की वैल्यू क्या है? हाँ, अभी तो एक पॉइंट। अच्छा, तुम देख के बता सकते हो? पॉइंट एक्स की बात करते हैं, तो एक्स पॉइंट पे देखना, ये जो एक्स वाला 1/t वाला कोऑर्डिनेट है तो जीरो रहा होगा। 1/t की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। इतनी बात समझ आती है सभी को? अच्छा, तो टेम्परेचर टेंड्स टू, अब इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो मैथ्स में होता है 1/0 नॉट डिटरमाइंड फॉर्म, केमिस्ट्री में इनफाइनाइट होता है। ये समझ आती है तुम्हें? मैथ्स में तो तुम नहीं लिख पाते ना 1/0, ऐसे लिखते हो ना कि डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको, लिख देते हो मैथ्स में भैया, है ना? हम तो 10 टू इनफाइनाइट लिखते हैं, मैथ्स में शायद परेशानी होती है, मैथ्स पढ़ना लिखते हो क्या पता। ठीक है, फिर देखो रिलेशन क्या होता है, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ऐसे ही है क्या? अगर तुम 1/t की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या ln ऑफ k की वैल्यू क्या आ जाएगी?
ln ऑफ ए। क्या कोऑर्डिनेट आ गया क्या अपने पास? देखो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका वो क्या है, कोऑर्डिनेट x कॉमा y लिखते हो क्या, तो 1/t की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होने वाली है, ln ऑफ ए। तो x पॉइंट की बात चल रही है और इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, इनफाइनाइट। तो एक आंसर आ गया क्या, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हो ना x कॉमा y, तो यहाँ पे x एक्सिस कौन सी है, 1/t, तो 1/t की वैल्यू क्या है, 0 x पॉइंट पे। और ln ऑफ k की वैल्यू क्या आ रही थी, ln ऑफ a, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, ln ऑफ a। यहां तक बताओ एक बार, ये बात सही है? अब चलते हैं पॉइंट y पे, इधर जगह बच रही है मेरे पास, यहां लिख दूं एट पॉइंट y। अच्छा ध्यान से देना, पॉइंट y पे तुम्हें ln ऑफ k की वैल्यू 0 नजर आ रही है क्या, क्या y की वैल्यू 0 होती होगी यहाँ तो? अब ln ऑफ k 0 हो गया तो सब्स्टिट्यूट करो, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ऑफ e a डिवाइडेड बाय आर टी, इसको 0 कर दो, तो ln ऑफ a किसके बराबर हो गया, e a डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ तक सही है? अच्छा अगर कोऑर्डिनेट लिखना है, वो नीचे से हट सके ना, चलो इधर लिख देते हैं, ln ऑफ a इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। सही है यहाँ तक? अब एक बात देखो, अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो मेरे को 1/t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट तो 1/t हो ना, x कॉमा y, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1/t की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, r टाइम्स ऑफ ln ऑफ a और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, e। तो कोऑर्डिनेट देखो क्या बन गया इसका, x कॉमा y होता है क्या, तो x की जगह 1/t रखना पड़ेगा, तो वो क्या है, r टाइम्स ऑफ ln a बाय e a, और कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, 0। यहाँ तक सही है? अच्छा अगर टेम्परेचर निकालोगे 1/t की वैल्यू गिवन है तुम्हें, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या पलट दोगे क्या, ई ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर टाइम्स ऑफ एल एन ए। बताओ एक बार, ये सही है क्या दो आंसर्स? क्या यही पूछ रहे थे क्या, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था पॉइंट एक्स पे और पॉइंट वाई पे, निकाल दिया, कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया और टेम्परेचर भी निकाल दिया ना। लिख लो इसको, तो ये स्पेस देख लेना भाई, पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला लिखना है। तो ये डायरेक्ट सवाल तुम्हें मिलेगा कहीं ना कहीं, नरेंद्र अवस्थी करोगे उसमें मिलेगा ना। अब चलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे हम ये करते थे, टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, तो K2 बाय K1 का रिलेशन क्या होगा। ऐसे अब रेट कांस्टेंट की बात करते हैं ना कि उसमें क्या रिलेशन होगा। नोट करो जल्दी से। अच्छा वैसे एक बार दिमाग लगा के बताओ, कुछ सोचो, तू बता, लॉग K2 बाय K1 क्या होता था, डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस, ऐसे होता था। अब वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह अगर रेट कांस्टेंट आया तो क्या चीज चेंज होती होगी, सोचो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में क्या एक्टिवेशन एनर्जी आती है क्या, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की जगह क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, तो आंसर बन जाएगा। तो आज वो डिराइव भी करता है फिर फॉर्मूला ना, वो कैसे निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बात भी आज सोचते हैं। ये लिख लिया कि सभी ने, तुम लिखो। टेम्परेचर इसका पलट दे, अब सुनना एक बार, बाद में नोट करना, देखो एक बार इधर रिलेशन क्या था अपने पास, ln ऑफ k इज इक्वल टू क्या था, ln ऑफ a माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, क्या ये रिलेशन था। अब मानते हैं अगर टेम्परेचर T1 है, T इज इक्वल टू T1,
रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या मान लें, K1। देखो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की चेंज नहीं होती ना, अगर रिएक्शन सेम है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ग्राफ तो सेम ही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ln ऑफ K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ A माइनस EA डिवाइडेड बाय R टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, T1। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, पहली होगी। अगर टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2 मान लें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रही होगी, K2। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ K2 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय R इंटू में क्या हो जाएगा, T2। इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड। अच्छा सेकंड माइनस फर्स्ट कर दे, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन क्या कर दो, माइनस, तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1। ये ln A तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय R टाइम्स ऑफ T2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R टाइम्स ऑफ T1। सही है यहाँ तक। अब इसको करते हैं हम, ln ऑफ M माइनस ln ऑफ N क्या लिख सकते हो, M बाय N। तो ln ऑफ K2 बाय K1, क्या EA डिवाइडेड बाय R कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। बताओ यहां तक बात सही लग रही है क्या, क्या हमने रिलेशन निकाल लिया क्या, क्या सेम वैसा से एक्सप्रेशन है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा, log K2 बाय K1 वहां डेल्टा एच होता था, यहाँ पे क्या सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक बात तो, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, मैंने बोला इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, आर की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, 1/T1 माइनस 1/T2 भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्या पूरा लॉग वाला टर्म पॉजिटिव होगा क्या, मतलब log K2 बाय K1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा लॉग की वैल्यू कब ग्रेटर देन जीरो होती है, जब अंदर वाला टर्म क्या हो, ग्रेटर देन वन। तो क्या होगा, K2 बाय K1 इज ग्रेटर देन वन। तो यहां से क्या पता चला, K2 इज ग्रेटर देन K1। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ता होगा तो रेट की वैल्यू भी क्या होती होगी, इंक्रीज। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां तक बात सही है, तो एक बार इसको लिखो, तो अगर कभी टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछे तो इसको अप्लाई किया जा सकता है ना। अरे बड़ी जल्दी है, तेरे को टाइम का पता नहीं चलता क्या, सर वो टेलीग्राम खराब हो गया। टेलीग्राफ खराब कैसे होता है, वो सर अकाउंट हो गया पूरा, वो रिकवर करना पड़ता है। उनके लेता क्यों है पहले उसके, सर वो अपने आप ही लॉग आउट हो गया, मैंने ओके दबा दिया था। देखो जल्दी लिखो। अब इससे रिलेट करते हैं कुछ चीजों को ना।
क्वेश्चन देख पहले। तो एक बात बता, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में? देखो आया वो लास्ट क्लास में, देख के बता देते थे। याद है किसी को? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, याद रह जाएगी बातें। अब बनाते हैं कुछ पानी, जल्दी नोट करो। अब इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो 11वीं क्लास में बात रहेगी, क्योंकि 11वीं क्लास में अरेनियस इक्वेशन पढ़ी नहीं होती, तो इसलिए वहां पे तो हम सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं log k2/k1। अब पढ़ ली तो अब देख लेते हैं वो वाला फॉर्मूला भी कैसे आया होगा, तो इसी से रिलेट करते हैं उसको ना। नोट कर लिए सभी ने? देखो अभी तक तो कोई भी एक रिएक्शन मान ले, रिवर्सिबल रिएक्शन मानते हैं, ए से बी, है ना। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या लिख दिया, के एफ, और बैकवर्ड का क्या लिख दिया हमने, के बी। अब इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस अपने को चेक करना है। मैंने लिखा एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या KF1 लिख दें क्या? लिखा जा सकता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो चेंज हो रहा होगा। और एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2 पे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, KF2। सही है। तो अगर ये चेंज हो रहा होगा तो क्या डिपेंडेंस लिख सकते हैं इसका? क्या लिखोगे, लॉग ऑफ, क्या K2/K1 होता है क्या? तो K फॉरवर्ड 2/K फॉरवर्ड 1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R, क्या लिखोगे, 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। ऐसा लिखने वाले हो गया, कोई दिक्कत इसमें? सही है। फिर अगर बैकवर्ड के लिए लिखें तो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज KB1 लिख दें। और एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2 पे T1 सॉरी, T1 और नीचे T2, तो T2 पे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB2। तो इसका भी टेम्परेचर का डिपेंडेंस लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, लॉग ऑफ K2/K1, तो KB2 डिवाइडेड बाय KB1। सही है यहाँ तक? इज इक्वल टू, अब बैकवर्ड रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी किसकी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की, डिवाइडेड बाय 2.303 R और 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। ये इक्वेशन पहली है और ये इक्वेशन है दूसरी। सही है। दोनों को माइनस कर देंगे हम। इसको किसको माइनस करें, पहले को दूसरे से करेंगे, जो तुम्हारा मन करता हो, पहले को दूसरे से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ K फॉरवर्ड 2 बाय K फॉरवर्ड 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ K बैकवर्ड 2 बाय K बैकवर्ड 1। अच्छा देखना कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/T1 माइनस 1/T2 डिवाइडेड बाय 2.303 R, ये तो दोनों में कॉमन रहा होगा। चेंज क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 1/T2। यहां तक सही है। अच्छा एक बात, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग m/n। तो जैसे ही मैंने log m/n किया ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, log k फॉरवर्ड 2 बाय k बैकवर्ड 2, k फॉरवर्ड 1 बाय k बैकवर्ड 1। बताओ एक बार, ये सही लग रहा है? लिखा जा सकता है, सेम ही लिखा है वो माइनस करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या हो गया, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड अगर 2 लिखा हुआ है तो वो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे है, टेम्परेचर T2 पे। तो वो क्या हो गया, लॉग ऑफ, ऊपर क्या बन गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और नीचे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, डेल्टा H अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस क्या हो गया, 1/T2। चेक करो सही है क्या, यही रिलेशन लिखा था हमने पहले।
आया कहां से ये? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा? चेंज। तो ये रिलेशन वही है जो हमने रटा था 11वीं क्लास में। ठीक है, लिख लो इसको भी। तो वहां ये बात रह गई होगी, आज हमने उसको पूरा कर दिया ना। तो केमिस्ट्री के साथ ये परेशानी है ना, कुछ टॉपिक पहले आ जाते हैं, उसके रिलेटेड चीज बाद में आती है ना। ये कोई आएगा नहीं, डेरिवेशन पूछता नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए करी ताकि अपने को ध्यान आ जाए कि वो क्यों डिपेंड करता था ना, कि रोज किसकी राइटिंग होती है, कौन लिखता है, कौन कलाकार है, बोर्ड वाला कौन सा है? तू है क्या? रोज अलग अलग उसमें तू ही लिखता है क्या? रोज अलग तरह के लिखा होता है। नहीं ऐसे लिखता है। कल तो कुछ और लिखा हुआ था। चलो सीओ क्या आता है? पूछ रहा हूँ लिखता कौन है। चलो सर लेक्चर दे। चले आगे। अब अगला क्वेश्चन लिखो। अब इस इंक्रीज वाले पे क्वेश्चन करते हैं ना। कह रहा फोर टू डिफरेंट रिएक्शन, दो डिफरेंट रिएक्शंस है ना, रिएक्शन नंबर 1 लिखी हुई है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ई ए बोला हुआ है ना। ठीक है, ऐसे लिखूंगा एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। रिएक्शन 1 है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोल दिया? ई ए। और टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल K1 है, और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? K2। ठीक है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है ना। फिर रिएक्शन 2 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बोल दिया ई ए डैश।
टेम्परेचर T1 पे इसका रेट कांस्टेंट है K1 डैश, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट है K2 डैश। ठीक है, कह रहा है गिवन EA डैश इज ग्रेटर देन E। फॉर बोथ रिएक्शन initial temperature is T1, if temperature is increased to T2 then करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, K2 by K1 is greater than K2 dash by K1 dash, K1 by K1 dash is greater than K2 by K2 dash। C option K2 by K2 dash is greater than K1 by K1 dash, और D ऑप्शन है none of these। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है पर आंसर बहुत छोटा सा होगा ना, मतलब सोचना ही है रिलेशन से। टाइम पर आया तो क्या होना चाहिए? भी तो तुम्हें याद दिख रहा है। ये डैश बड़ा है तो K2 डैश बाय K1 डैश K2 बाय K1 से बड़ा होगा। हाँ सही है। ये सवाल इसलिए लिखा था कि कंक्लूजन एक निकाल पाए ना। क्या लग रहा है तुम्हें? ही नजर आ रहा है तुम्हें? तो देखना वो थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, मतलब है क्या चीज होना चाहिए था ऐसा K2 डैश बाय K1 डैश इज ग्रेटर देन K2 बाय K1, उन्हें रीअरेंज करके लिख दिया, क्या परेशानी है? देखो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/8। अच्छा दोनों रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज तो फिक्स है, T1 T2 तो नहीं चेंज कर रहा। पहली रिएक्शन में भी T1 से T2 जा रहा है, दूसरे में भी T1 से T2। तो क्या जो चेंज है K2 by K1 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पता चल रहा है मेरे को कि रेट कांस्टेंट का जो इंक्रीज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें चेंज क्या हो रहा होगा, ज्यादा। तो किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा गिवन अपने को, ये डैश ज्यादा है किससे, ये से। तो ये डैश में जो चेंज होगा वो कौन सा रहा होगा, K2 डैश डिवाइडेड बाय K1 डैश होगा क्या, और वो किससे ज्यादा मिलेगा, K2 बाय K1 से। सही है क्या? तो देखना रिलेशन तो यही है, इसको रीअरेंज करोगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, बी। रीअरेंज करके ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी।
पर देखना ये मैंने क्यों लिखा था कि मैं एक चीज रट पाऊं कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इंक्रीमेंट इन रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो जो अगर इनिशियल रेट कांस्टेंट सेम होता तो किसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होता, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती, ज्यादा। तो ये कंक्लूजन अपने को याद रखना है ना, क्या रिएक्शन विच हैज higher value of activation energy increment in rate constant will be higher। रेट कांस्टेंट में इंक्रीमेंट भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है ना। चलिए आगे। फिर देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। कि अरेनियस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होने वाली है ना। देखो क्या चीज था, एल एन ऑफ के इज इक्वल टू क्या है, एल एन ऑफ ए माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाई आर। सही है। अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, एल एन ऑफ के, अच्छा एल एन ऑफ ए क्या चीज है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, भगा दो इसको। इसका क्या बन जाएगा, -1/t का प्लस हो जाएगा क्या, -1/t का क्या हो जाएगा, 1/t²। तो प्लस का हो गया वो। तो यहां से देखो अगर मैं एल एन ऑफ के को डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, 1/k। ये लिखना आता है क्या सभी को, कितनी बात समझ आती है। एल एन ऑफ के का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/k, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, dk/dt। किसके बराबर हो गया ये, ई ए डिवाइडेड बाय में आर टाइम्स ऑफ t²। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, dk/dt क्या रिप्रेजेंट करता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर k से डिवाइड कर दिया तो क्या फ्रैक्शन चेंज बताएगा क्या, ये क्या बता रहा होगा, फ्रैक्शन चेंज। तो ये वाली चीज रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 1/k इंटू dk/dt को, कि फ्रैक्शन चेंज इन रेट कांस्टेंट इन रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ क्या उसका इफेक्ट होगा ना। तो देखो ये जो टर्म होता है ना, इसको एक चीज बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका नाम क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। पर जनरली हम क्या चीजें फिक्स मान लेते हैं ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू या तो 2 लेते हैं या फिर 3। ठीक है, वो बात करेंगे कितने टेम्परेचर के चेंज में ना। तो इस वैल्यू को कभी पूछ लेना कि एक्चुअल में टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या चीज होता है, तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन चेंज इन रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, टाइम ये टी क्या चीज है, टेम्परेचर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट वहां भी आया था क्या सेल में, वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट गैल्वेनिक सेल का था, डेल ई बाय डेल टी, चेंज ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये फ्रैक्शन चेंज को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लिख लो इसको। तो अगर कभी वैल्यू पूछ ले तो क्या लिखोगे, ई ए डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, पर हम इसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे ना अभी, कि कितने टेम्परेचर चेंज पे वैल्यू फिक्स कर दी जाए ना।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। अब देखो अपने को कोई चेंज इन टेम्परेचर तो मानना पड़ेगा ना, कि उस चेंज इन टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग तो जनरल एक केस बना देता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज। ठीक है, मान लो इनिशियल क्या टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, वहां हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया है, रेट निकाल लिया, और एक हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, कितने पहुंच गए 10 पे, तो वहां पे रेट निकाल लिया या रेट कांस्टेंट। अगर दोनों का रेशियो निकालने तो वो क्या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बता रहा होगा क्या, तो उसको हम क्या डिफाइन कर देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। पर एक्चुअल में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या बताता है फ्रैक्शन चेंज को, एक्चुअल में जो क्या बताएगा फ्रैक्शन चेंज। पर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ तो टेम्परेचर का चेंज मानना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज कितना मानते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस। उस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट का रेशियो या फिर रेट कांस्टेंट का रेशियो आएगा उसको क्या बोल देंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ rate of reaction which is defined at two different temperature which differs by 10 degree Celsius। जो 10 डिग्री सेल्सियस से डिफर करता है ना, तो देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट T डॉट C से लिख दिया ना, सुनना एक बार ऐसा लिख सकता हूं R रेट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय R एट T डिग्री सेल्सियस। बताओ कोई दिक्कत इसमें, T डिवाइडेड बाय T प्लस 10, क्या 10 का चेंज हो गया क्या हाँ TC टेम्परेचर कोफिशिएंट। बताओ एक बार लिखा जा सकता है ऐसा। अच्छा अब देखो रेट इज जो हम बात कर रहे हैं ये चेंज क्यों हो रहा है रेट, क्योंकि रेट कांस्टेंट चेंज होता है। पर रेट टेम्परेचर का डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो क्या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। चेक करो सही है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अब से हम यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या यूज होगा 1/k इंटू dk/dt। पर हम ना वैल्यू फिक्स करने के लिए ना लगभग रिएक्शन के लिए एक जनरलाइज वैल्यू बना देंगे कि या तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 मानेंगे या फिर 3। अच्छा अगर मैंने 2 मान लिया तो ये दिख रहा है तुम्हें कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल। अगर मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दे दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा 3 टाइम्स। पर अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कितना मानना है 2। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कितना मानना है 2। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। कैसी रिएक्शन उसका क्या मान लो डबल मान लो ना। तो एक जनरलाइज केस मान दिया गया, पर ऐसा होगा थोड़ा ना, क्या हर रिएक्शन के लिए वैलिड है क्या, हर रिएक्शन के लिए वैलिड ये नहीं होता। पर एक जनरलाइज केस बना के 2 या 3 वैल्यूज की हम मान लेते हैं ना। तो एक बार इसको लिखो, तो अब से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये याद रखेंगे ना। क्या कह रहे हैं माइनस क्यों, समझ नहीं दोबारा बता। हाँ हाँ हाँ, तो रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, अब दोनों को डिवाइड किया तो मतलब ये चेंज तो बता ही रहा होगा कितना चेंज हुआ। मान लो पहले था 20 रेट, बाद में हो गया 50, यही हुआ। तो मैंने क्या किया 50 डिवाइडेड बाय 20, क्या बता रहा है रिलेटिव बता रहा है ना कि कितना टाइम्स क्या हो गया उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया। तो फ्रैक्शन चेंज में इनिशियल डिवाइड करना पड़ता था, हमने इनिशियल को क्या मान दिया KT, ऊपर चेंज की जगह क्या ले लिया नया। तो अब ये बताएगा क्या टाइम्स बताएगा कितने चेंज हो गया ना, जैसे पहले 20 था 20 से 50 हो गया, तो क्या बताएगा मतलब कि इतना टेम्परेचराइज करने में पुराने का 2.5 टाइम्स हो गया। जैसे पहले तो क्या पता था रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कि कितना चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कितने टाइम्स हो देगा, तो रेशियो डिफाइन कर रहे हैं ना। हाँ जी वो मल्टीप्लाई में T प्लस 10 सेल्सियस यानी नीचे लिखा है दोबारा बता, समझ नहीं आई।
अच्छा ये ऐसे पूछ रहा है ये के 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है क्या 10 डिग्री सेल्सियस पे के की वैल्यू, तो के टी डिग्री सेल्सियस का मतलब है टेम्परेचर टी है तो उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू के टी है। तेरे को क्या लगा टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर देता तू? तो तूने फिर ऐसे सोचा नहीं के से के काट दें? क्या? क्यों मजेदार है, मेरे को बड़ा मजा आता है मैथ्स करने में। नहीं आता? कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने में मजा नहीं आता तेरे को? नई चीज सीखने को मिले तो बड़ा मजा आना चाहिए यार। जो डिफरेंशियल सीख ली भाई आज तो, एक मुश्किल सवाल कर लिया। पढ़ दे तो काफी। चलो आगे। अब देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होगी, ठीक है, पर जनरली उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, 2 या फिर 3। तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन is experimentally determined quantity। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लिख देते हैं ना। एंड इट्स वैल्यू इज जनरली 2 और 3। और लिख देते हैं इफ नॉट गिवन कंसिडर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2। कुछ ना गिवन हो तो कितना मान लो, 2, है ना। इसके साइड में से गोला बना के ना हिंदी में खुद लिख देना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पे जनरली रेट डबल हो जाता है। लिख दोगे साइड में से गोला बना के। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 माना है इसका मतलब क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। गिवन ना हो तो 2, तो तभी हमने 2 के साइड में तो लिख रहे हैं गोला लगा के कि अगर 2 गिवन है मान रखा हमने, तो उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल होगा कब, जब टेम्परेचर कितना राइज करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यार हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते ही कुछ भी ना गिवन हो तो रेट कितने टाइम्स मान लोगे, 2 टाइम्स। यहां तक नोट कर लिए सभी ने? अब देखो एक जनरलाइज कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यान से सुनना। इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 मान रखा है मैंने, ध्यान से सुनना भी। अगर मैंने बोला रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज आर, तो बताओ 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना होगा, कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर, डबल हो जाएगा इसका। अच्छा रेट एट 40 डिग्री सेल्सियस, क्या 2 आर का डबल होगा क्या, कितना हो जाएगा, 4 आर। रेट एट 50 डिग्री सेल्सियस 8 टाइम्स ऑफ आर। ये बात समझ आ रही सभी को? अच्छा एक बात तो, रेट एट 50 डिग्री सेल्सियस बाय रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्या 8 बन गया क्या, 8 आर डिवाइडेड बाय में आर, तो कितना बना, 8। क्या 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लिखा जा सकता है? बताओ भाई, अच्छा लग रहा है? अच्छा 2 की पावर 3 को भी ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, सही है क्या? बताओ भाई। अच्छा 50 माइनस 20 क्या चेंज इन टेम्परेचर हो गया क्या, डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि एक फिक्स चीज बन गई। अगर मैं ऐसे लिखूं आर टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू, दो क्या थी इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। बताओ एक बार, ये बात सही लग रही है? क्या ऊपर वाले से कंक्लूड करके लाए, बात सही लग रही है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर कितनी कर दो, जितना चेंज है उसको 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
तो रेट एट t प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट एट t इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा t डिवाइडेड बाय 10। लिख लो इसको। चले आगे, चलो क्वेश्चन लिखो। For a first order reaction, temperature coefficient of reaction is 3। 3 गिवन है ना। If rate of reaction is, or if rate of reaction at 20 degree Celsius is R, capital R गिवन है ना। Then calculate rate of reaction at 45 degree Celsius। कितना है? कैसे 20 से 45 गए हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता 3R। तो ये तो कितना चेंज हो रहा है? टी की पावर 2.5 कितना होता है? टी की पावर 2.5 इसको बताऊंगा। तो सॉल्व नहीं कर पा 3 की पावर 2.5 कैसे आएगा? समझा अंडर द रूट 5 ले लेना, पावर 4 बार ले जाएंगे तो 3 की तरह है। 5 बार होगा। अच्छा, वैसे नहीं सोच पा रहा था। 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 0.5 9 और रूट 3। देखो इधर क्या यूज करोगे? रेट एट 45 डिग्री सेल्सियस बाय रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया। एक नीचे वाला टी, ऊपर वाला क्या हो गया? टी प्लस डेल्टा टी। कितना डिफरेंस हो गया? 25 का। तो क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर
25/10 मतलब 3 की पावर कितना हो गया 2.5। क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में गिवन है देख इज 3 समझ नहीं दोबारा बता। तो ये आपने दिखाया था कि आपने 1 भी लगी। अरे तो कुछ भी हो सकता है खुद अज्यूम किया था अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 हो तो कुछ भी होगा तो 10। अच्छा कंक्लूजन क्या था कंक्लूजन में तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कि 2 लिखा हुआ है फिर ये कितना बनेगा R at 45 डिग्री सेल्सियस इज 9 टाइम्स ऑफ √3 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना गिवन है कैपिटल R तो R मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2.5 तो कितना आ गया 9√3 R। चलो एक और लिखो जल्दी से दो रिएक्शन मानते हैं A से P टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 2 B से Q टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 3। ठीक है बोथ रिएक्शंस है सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। Then calculate ratio of rate of reaction at 55 डिग्री सेल्सियस। कि दोनों रिएक्शन का रेट का रेशियो निकालना है कितने पे 55 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ भाई कितना आ रहा है 8/27। ठीक है पहली रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है तो इसको रिएक्शन 1 बोल देते हैं इसको रिएक्शन 2 बोल देते हैं। तो रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस बाय रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा क्या ΔT/10। और ऐसे दूसरे के लिए रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस बाय रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन 2 क्या बनेगा 3 की पावर 3 बन जाएगा क्या सेम ही आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 होगा उसका। अब देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तो सेम ही है तो डिवाइड हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना डिवाइड करने पे तो रेट का रेशियो क्या बचेगा 55 डिग्री सेल्सियस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन 55 डिग्री सेल्सियस ऑफ सेकंड रिएक्शन इज 8 डिवाइडेड बाय में 27। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो लिख लिया था क्या लिखो एक बार फिर एक करते हैं कुछ ठीक ठाक सा सवाल कोई है ना जो आईआईटी पूछ सकता हूँ। चले चलो क्वेश्चन लिखो एक गैसियस रिएक्शन है ना
ऐसी कोई रिएक्शन गिवन है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन exceeds that of forward reaction by 2 RT or in joule per mole if pre-exponential factor of forward reaction is 4 times that of reverse reaction, then calculate value of delta G naught in joule per mole at 300 Kelvin. ln of 2 given है 0.7। आईआईटी कभी ना कैलकुलेशंस के लिए तुम्हें परेशान नहीं करता, सब कुछ डाटा दे देता है। कहता आरटी की वैल्यू लो 2500 जूल पर मोल, सब कुछ दे दिया। मतलब टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पे आरटी की वैल्यू बता दी, कहता यही यूज करनी है तुम्हें 2500। क्या पूछ रहे हैं? ई नोट कहाँ से आएगा इसमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, माइनस आर टी एल एन ऑफ टी। और कैलकुलेशन भी मेरे को लगता मुश्किल होगी, सब कुछ गिवन है। मैं तो गलत दिखा दूं किया कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दोगे? लो हिंट देता हूँ मैं।
k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी रिलेशन होता है, चाहे एल एन के यूज कर लो, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस अरेनियस इक्वेशन पता है, उसको लिख दो k फॉरवर्ड इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड ई टू दी पावर माइनस ए फॉरवर्ड बाय आर टी। अरे रिलेशन नहीं आता तेरे को, कैसा करता है? समझ नहीं आ रहा एक बार फॉरवर्ड फॉरवर्ड के लिए लिख दो, एक बार बैकवर्ड के लिए लिख दो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड डिवाइड कर लो, सब कुछ गिवन है तुम्हें। तू बता तेरा क्या आ रहा है? तेरा तूने बिना पेन चलाए आंसर अपने दिखाओ, करा कैसे है? ये किया गया है। अच्छा, 1750 सर। Activation energy of backward reaction exceeds that of forward reaction. ये backward minus forward आना चाहिए। माइनस का 85 छोड़ा आंसर तो 8500। K2 by given क्या निकल रहा है? 8500 क्या पकड़ा? क्या करा क्या तूने? K2 K1 क्या है? क्यों निकालना? यहाँ दो टेम्परेचर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालना है फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड का। तू कहाँ डेल्टा एच लेके चल पड़ा? अरे क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? सबसे पहले तो डाटा पता क्या है, जब भी क्वेश्चन हो ना सबसे पहले चीजें लिखो क्या क्या गिवन है। कह रहे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2 RT। ये सही है? एक बार चेक करो क्या ये बात सही लिखी हुई है क्या? तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RT। एक संभाल के रखते हैं, ये डाटा गिवन है। दूसरा डाटा क्या गिवन है तुम्हें? कह रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 4। देखो ये सही है, ये दो डाटा गिवन है तुम्हें। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। तो एक काम करते हैं, दो रिलेशन लिखते हैं। ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय आर टी। के बैकवर्ड इज इक्वल टू ए बैकवर्ड ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बैकवर्ड डिवाइडेड बाय आर टी। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो गया? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया क्या? ए फॉरवर्ड बाय ए बैकवर्ड कितना गिवन है? 4। और ये क्या बन गया होगा? ई टू दी पावर, ये ऊपर चला गया होगा ई ए बैकवर्ड बाय आर टी माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी। यहां तक चेक करो, सही है? अच्छा, ई ए बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड कितना गिवन है? 2 RT। क्या 2 RT डिवाइडेड बाय RT का 2 बच गया होगा, ई की पावर कितना आ गया होगा? 2। तो मतलब यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिख रहा है क्या? इज इक्वल टू 4 इंटू में ई टू दी पावर क्या हो गया होगा? 2। बताओ एक बार, यहाँ तक बात सही है या गलत है? सेट लग रहा है? एक बार अगली स्क्रीन में चल पड़ो, एक बार बाद में वापिस आ जाएंगे। तो देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के, तो माइनस ऑफ आर टी एल एन ऑफ के की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर। माइनस आर टी रहने देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एल एन ऑफ 4 प्लस एल एन ऑफ ई का स्क्वायर। अच्छा, एल एन ऑफ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। एल एन ऑफ ई बेस ई कितना हो जाएगा? 1। तो ये बन गया माइनस ऑफ आर टी एल एन ऑफ 4 को क्या लिखते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एल एन 2 और प्लस क्या हो गया होगा? ये 2। अच्छा, आर टी की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? तो माइनस का रख दिया 2500
ये कितना बोल रहा है 0.7, तो कितना हो गया 1.4 प्लस 2 कितना हो गया ये 3.4, तो माइनस का 2500 इंटू में 3.4, तो डेल्टा जी नोट कितना हो गया माइनस ऑफ 8500, और यूनिट क्या आएगी इसकी। अब वो कह रहा था एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8500। क्या ये फ्री के नंबर थे क्या, क्या मुश्किल सवाल है क्या, मुश्किल तो नहीं है सवाल। अब मेरे को ये पता था भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तभी डेल्टा जी निकाल पाऊंगा। मेरे पास डेल्टा जी निकालने के दो तरीके थे अभी तक पूरी केमिस्ट्री के, डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहला मैं वो सोचता, डेल्टा एच तो मैं फिर भी निकाल लेता, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो वो क्या होता माइनस 2 टाइम्स ऑफ आरटी, डेल्टा एस का तो कोई डाटा ही नहीं गिवन, तो मतलब वो तो कहानी होगी। फिर मेरे पास होता डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन ऑफ के। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, क्या होता है ए फॉरवर्ड बाय ए बैकवर्ड, तो वहां से निकाला जा सकता था। या जेई एडवांस 2018 में। जितना ज्यादा डाटा गिवन होगा उतनी ही चीजें क्या होंगी आसान होंगी, तो मुश्किल सवाल नहीं था ना ये, पर देख के समझना, और एक ना साफ सुथरा करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। अगर कभी कैलकुलेशंस में देखो अगर कोई बहुत ज्यादा डाटा वाला क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, ठीक है। अब यहाँ गलत होने के चांस नहीं थे, मैंने सब कुछ लिख लिया, पहले क्या गिवन है फिर इक्वेशन लगाई डिवाइड कर और आगे सॉल्व कर लिए। यहाँ तक नोट करो जब तक तो पढ़ ले। अरे अभी आएंगे सर पूछ लियो, मैं तू 1 घंटा पढ़ लियो फिर चला जाओ, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया क्या सभी ने, पहले लिख लिया तुमने। अगला